इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, उनका रूल किस तरीके से था देहाती इलाकों पर। यानी देहाती इलाकों पर उनके रूल का क्या प्रभाव पड़ा, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर आर्टिसंस यानी कि जो बुनकर थे, जो कलाकार थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, चैप्टर नंबर 2 तक हमने ये तो पढ़ लिया कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका कंट्रोल किस तरीके से हुआ पूरे बंगाल पर और आसपास के छोटे छोटे रीजन्स पर। लेकिन अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और अब हम देखने वाले हैं कि जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया तो उनका रूल कैसा था, वो किस तरीके से रूल कर रहे थे और कि उनके रूल का क्या प्रभाव पड़ रहा था लोगों के जीवन पर। और जो देहाती इलाकों के जो लोग थे, यानी जो किसान थे या फिर दूसरे तरीके के जो देहाती लोग थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर में, वो है द कंपनी बिकम्स द दीवान। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि यहाँ पर ट्रेडिंग करने आई थी इंडिया में, वो दीवान बन जाती है, उसके पास दीवान के पावर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि आखिर ये दीवान होता क्या है और दीवान बनने का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर नीचे इसको एक्सप्लेन किया गया है कि देखिए, दीवान अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई तो उसके बाद कंपनी के पास ये पावर आ गया कि वो अपने कंट्रोल में जितना भी इलाका है उस पूरे इलाके को एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, यानी वहां पर एक तरीके से रूल कर सकती है। और वहां के जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं, यानी टैक्स के जो रिसोर्सेज हैं, उसको मैनेज कर सकती है। वो एक तरीके से देख सकती है कि कितना टैक्स लेना है, किससे टैक्स लेना है और किस तरीके से टैक्स को बढ़ाना है। तो ये पावर होता है दीवान का। यानी एक तरीके से पैसे से रिलेटेड जितना भी पावर है वो दीवान के पास होता है। समझ लीजिए कि वो एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है इस तरीके से। तो इसके टेक्स्ट को देखें, यानी इस टॉपिक के टेक्स्ट को देखें तो 12 अगस्त 1765 को जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया। और ये जो इवेंट हुआ था, ये काफ़ी छोटा इवेंट था, लेकिन इसको काफ़ी बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है ब्रिटिशर्स द्वारा। जैसा कि आप ऊपर इमेज में देख सकते हैं कि ये पूरा इमेज देखने से लगता है कि काफ़ी बड़ा इवेंट था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो देखिए, ये जो इवेंट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था ब्रिटिशर्स के लिए। और इस इमेज को देखने से हमें यही पता चलता है, क्योंकि इस इमेज को देखेंगे तो इस पूरे इवेंट को ग्लोरीफाई किया गया है ब्रिटिशर्स के पावर के रूप में, कि ब्रिटिशर्स ने कितना बड़ा अचीवमेंट किया है और ब्रिटिशर्स अपने पॉलिसी में कितने सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये एक तरीके से बताता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इस इवेंट को कितना इंपॉर्टेंट समझते थे, कितना इंपॉर्टेंट वो देखते थे। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ें तो आगे हम यहां पर देखते हैं कि ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशन। बीइंग एन एलियन पावर, इट नीडेड टू पेसिफाई दोज हु इन पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड एंड एंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। देखिए, यहां पर आगे जब कंपनी रूल करने लगी, कंपनी के हाथ में जब दीवानी का पावर आ गया, तो उसने एक चीज को ध्यान में रखा कि उसको सोच समझकर रूल करना है, सोच समझकर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर पावर को एसर्ट करना है। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडियन पावर नहीं थी, वो इंडियन रूलर नहीं थी, वो बाहर से आई हुई एक कंपनी थी, एक रूलर थी जिसको यहां पर रूल करना था। और उसको हमेशा ये ध्यान में रखना था कि जो इंडिया में पहले से रूल कर रहे हैं, यानी जो छोटे छोटे जमींदार हैं या फिर छोटे छोटे जो रूलर्स हैं, उनको हमेशा एक अपने साइड रखना है, उनको एक तरीके से हर्ट नहीं करना है या फिर उनको अपने विरोध में खड़ा नहीं होने देना है। और उनका जो एक तरीके से प्रेस्टीज है या फिर अथॉरिटी है अपने इलाके में, उसको भी बरकरार रखना है, ताकि जो छोटे छोटे जो रूलर्स हैं वो हमारे साथ बने रहें, हमसे फाइट ना करें। और इसके साथ ही दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी इंटायरली एलिमिनेटेड। यानी कि जो छोटे इलाके में जो रूलर्स थे, जो एक गांव में रूल कर रहे हैं या फिर जो एक बहुत ही छोटे जिला इतना इलाके पर रूल कर रहे हैं, उनको आपको किसी तरीके से कंट्रोल करना होगा, लेकिन उनको आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते हैं उस इलाके से जो कि वहां पर रूल कर रहे हैं। यानी कि ये जो कंपनी थी वो काफ़ी सोच समझकर चल रही थी कि जिनके पास पावर था उस इलाके में जहां पर वो रूल कर रही थी, उन सभी को वो अपने तरफ करना चाहती थी, अपने साइड में करना चाहती थी और अपने साथ रखना चाहती थी।
और इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि ये जो काम है ये किस तरीके से किया गया। और हम ये देखेंगे कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने देहाती इलाकों को यानी कंट्री साइड को किस तरीके से कोलोनाइज किया, वहाँ पर अपना कंट्रोल किस तरीके से स्थापित किया, रेवेन्यू रिसोर्सेज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया देहाती इलाकों में, और लोगों के जो राइट्स हैं उसको किस तरीके से रीडिफाइन किया, और इसके साथ ही जो क्रॉप्स उसको ज़रूरत थी यानी जो भी खेती वो करवाना चाहती थी उसको वो लोगों से कैसे करवाती थी, इस चीज़ को इस चैप्टर में इस पूरी सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आ जाता है और वो है रेवेन्यू फॉर द कंपनी। यानी जो कंपनी थी वो दीवान बनी थी, तो किस लिए? पैसे के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे आ रहे थे दीवानी होने की वजह से। और देखिए जो कंपनी जो थी वो जब दीवान बन गई तो इसके बावजूद जो कंपनी थी वो खुद को एक ट्रेडर के रूप में देखती थी। वो इंडिया में खुद को रूलर के रूप में नहीं देख रही थी, वो समझ रही थी कि मुझे ट्रेडिंग करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। और इस वजह से जो कंपनी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इनकम चाहती थी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आए ताकि जो टैक्स है उसका यूज़ हम कर सके अपने ट्रेड को बढ़ाने में। लेकिन इसके बावजूद टैक्स को बढ़ाना वो चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन वो रेगुलर सिस्टम स्थापित नहीं करना चाहती थी टैक्स कलेक्शन का या फिर असेसमेंट का। यानी वो टैक्स कलेक्शन और पूरा जो प्रोसेस है उससे साइड रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि किसी तरीके से मेरे पास पैसे आ जाएं, मैं उस पैसे का यूज़ करके ट्रेड करूं और ट्रेड से प्रॉफिट कमाऊं। ये बस कंपनी का मोटो था, ये बस कंपनी का मेन एजेंडा था। और जो कंपनी थी वो हमेशा ये कोशिश करते रहती थी कि जो रेवेन्यू है वो जितना हो सके उतना बढ़ाया जाए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फाइन कॉटन को खरीदा जाए, सिल्क क्लॉथ को खरीदा जाए, और जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता खरीदा जाए। और 5 साल के अंदर जो वैल्यू था गुड्स का, यानी जो सामान यहाँ से कंपनी द्वारा खरीदे जा रहे थे बंगाल में, उसका वैल्यू दुगना हो गया। यानी मान लीजिए पहले 100 रुपये का सामान अगर बंगाल में खरीदी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 5 साल के अंदर वो 200 का सामान खरीदने लगी। और 1865 से पहले जो कंपनी थी उसको इंडिया में सारे सामान गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करके खरीदने होते थे। यानी वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट करती थी, और इसी और गोल्ड और सिल्वर से वो पेमेंट यहाँ पर लोगों से करती थी जब वो सामान खरीदती थी। लेकिन जब उसके पास दीवानी राइट आ गया बंगाल का, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था उस रेवेन्यू से बंगाल में वो अपने गुड्स को खरीद सकती थी। यानी लोगों को पहले वो सोना दिया करती थी, चांदी दिया करती थी ब्रिटेन से लाकर, लेकिन अब वो यहीं से टैक्स कलेक्ट करती थी और यहीं से टैक्स कलेक्ट करके उसी पैसे से सामान खरीद लेती थी एक्सपोर्ट के लिए, ब्रिटेन भेजने के लिए। कंपनी के लिए यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक हुआ, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे जो स्थिति थी बंगाल इकोनॉमी की वो काफ़ी ख़राब होने लगी, और वहाँ पर काफ़ी क्राइसिस जैसी स्थिति होगी, काफ़ी परेशानी वाली स्थिति हो गई। क्योंकि जो आर्टिसंस थे यानी जो बुनकर थे, जो कलाकार थे, वो विलेजेस छोड़ रहे थे, गाँवों को छोड़ रहे थे, क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा था कंपनी को सस्ते दामों पर सामान बेचने के लिए। और इसके साथ ही जो पेजेंट्स थे वो भी ड्यूज़ को देने नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनसे काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया जा रहा था टैक्स। और इसके अलावा जो आर्टिसन प्रोडक्शन था वो भी काफ़ी डिक्लाइन हो रहा था। एग्रीकल्चरल जो कल्टीवेशन था वो भी एक तरीके से कोलैप्स की स्थिति में था। और इसके बाद जो 1770 में जो फेमिन आया, जो सूखा आया, उसमें करीब 10 मिलियन लोगों की मौत हो गई बंगाल में। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़। और ये इतनी बड़ी संख्या है कि आप समझ सकते हैं कि जो बंगाल की आबादी थी उसका 1/3 हिस्सा खत्म हो चुका था, वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुका था। 1/3 हिस्सा लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक आ जाता है, वो है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। तो ऊपर हमने देखा कि जो बंगाल में स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की वजह से। लोग एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते थे, लोग जाकर आर्टिसन का काम नहीं करना चाहते थे, वो अपने घरों को, गाँवों को छोड़कर भाग रहे थे ताकि उनको कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर किसी और द्वारा फोर्स ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर आगे बात आता है कि जब एग्रीकल्चर खत्म हो गया, आर्टिसन खत्म हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टैक्स कहाँ से आएगा? तो इस चीज़ को इंप्रूव करने के लिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने टैक्स को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के बारे में प्लान किया। और देखिए यहाँ पर यही बात लिखा गया है कि अगर इकोनॉमी जो है वो काफ़ी बुरी स्थिति में रहेगी, यानी लोग जो हैं वो काम नहीं करेंगे, लोग जो है वो खेती नहीं करेंगे, कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे, आर्टिसंस अगर कुछ कपड़े नहीं बुनेंगे, सिल्क नहीं बुनेंगे, तो फिर आखिर जो
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सामान को खरीदेगी कहाँ से, या फिर उसको टैक्स कहाँ से मिलेगा। और यहाँ पर यही बात लिखा गया कि इकोनॉमी अगर रूल में होगी तो कंपनी के पास रेवेन्यू इनकम आएगा कहाँ से। तो इसके बाद जो ज़्यादातर जो कंपनी के ऑफिशियल थे वो ये समझने लगे, या फिर उनको ये लगने लगा कि जो लैंड है यानी जो खेती है उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जो खेती है उसको इनकरेज किया जा सके और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। यानी जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव किया जा सके ताकि जो कंपनी है उसका टैक्स भी बढ़े, और इसके साथ ही जो लोग हैं वो भी प्रॉस्पेरस हों ताकि टैक्स वो ज़्यादा दे सके। और इसके बाद यहाँ पर बात आया कि आखिर ये जो पूरा प्रोसेस है वो किया कैसे जाए, यानी एग्रीकल्चर को इनकरेज कैसे किया जाए, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, ये पूरा काम किया कैसे जाए। तो 2 डिकेड तक यानी करीब 20 सालों तक काफ़ी डिबेट चला, काफ़ी डिस्कशन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी में कि इस काम को कैसे किया जाए, किस तरीके से लोगों को प्रेरित किया जाए खेती करने के लिए और भी दूसरे काम करने के लिए। तो 2 डिकेड तक यानी 20 सालों तक डिबेट करने के बाद जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया 1793 में। और देखिए ये जो सेटलमेंट आया, ये जो सेटलमेंट था इसमें टर्म्स ऐसे थे कि जो राजा थे या फिर जो तालुकदार थे उनको ज़मींदार के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, यानी उनको ज़मींदार की हैसियत दी गई और उनको कहा गया कि आप रेंट कलेक्ट करें अपने इलाके के पेजेंट से, और इसके बाद रेवेन्यू जो है वो कंपनी को प्रोवाइड करें। यानी जो ज़मींदार होगा वो अपने इलाके से टैक्स कलेक्ट करेगा और आगे चलकर वो कंपनी को वो टैक्स प्रोवाइड कर देगा, और जो अमाउंट पे किया जाएगा इन तालुकदार द्वारा यानी ज़मींदार द्वारा वो फिक्स कर दिया जाएगा। यानी अगर 100 रुपये फिक्स कर दिए जाते हैं तो 100 रुपये उसको अगले साल भी देने हैं, उसके अगले साल भी 100 रुपये देने हैं। तो इस तरीके से टैक्स को फिक्स कर दिया गया इनके लिए, यानी ज़मींदार के लिए टैक्स को फिक्स कर दिया गया। और इसके बाद जो ज़मींदार है वो जाकर पेजेंट से और जो दूसरे लोग हैं एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनसे जाकर टैक्स कलेक्ट करेगा, और जितने पैसे बचेंगे वो ज़मींदार का प्रॉफिट होगा। और उस समय कंपनी द्वारा टैक्स को फिक्स परमानेंटली इसलिए किया गया था क्योंकि कंपनी द्वारा ये फील किया गया कि जो रेगुलर फ्लो है रेवेन्यू का वो इसकी वजह से कंपनी के पास बना हुआ रहेगा। यानी अगर कोई फैमिन भी आता है, कुछ भी होता है, तो कंपनी ने अगर 100 रुपये टैक्स फिक्स करके रखे हैं ज़मींदार के लिए तो उसको 100 रुपये मिलेंगे ही, 100 रुपये से उसको कम कभी नहीं होगा। और इसके साथ ही जो ज़मींदार है उसके पास अगर प्रॉफिट आता है तो वो ज़मीन में इन्वेस्ट भी करेगा और ज़मीन के जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगा, और इस वजह से जो सभी लोग हैं वो खुश रहेंगे, कंपनी भी खुश रहेगी, किसान भी खुश रहेंगे और जो जमींदार है वो भी प्रॉफिट कमाकर खुश रहेंगे। और ऐसा इसलिए समझा गया क्योंकि जो रेवेन्यू है वो कंपनी द्वारा फिक्स कर दिया गया है, यानी 100 रुपये टैक्स है तो वो हमेशा 100 रुपये रहेंगे। और इस चीज़ की वजह से जो जमींदार है वो अगर खेती को बढ़ाता है, खेती में इन्वेस्ट करता है, किसानों में इन्वेस्ट करता है, तो जो इन प्रोडक्शन के इंक्रीज की वजह से जो प्रॉफिट होगा वो जमींदार के पास जाएगा, और इस तरीके से जो किसान है उसका खेती भी बढ़ जाएगा, जमींदार को प्रॉफिट भी हो जाएगा और कंपनी को अपना टैक्स भी मिल जाएगा। इस तरीके से कंपनी ने प्लान किया था कि इस पूरे प्रोसेस को चलाया जाए। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आगे देखें तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो है द प्रॉब्लम, यानी जो परमानेंट सेटलमेंट किया गया कंपनी द्वारा उसमें क्या प्रॉब्लम आए, इस चीज़ को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए जो परमानेंट सेटलमेंट किया गया कंपनी द्वारा उसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया जिन इलाकों में इस सेटलमेंट को लॉन्च किया गया था। क्योंकि देखिए जो कंपनी ऑफिशियल जो थे उन्होंने तुरंत देखा कि जो जमींदार थे वो किसी भी तरीके से ज़मीन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी उनको टैक्स मिल रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस पैसे को रख रहे हैं और किसी तरीके से ज़मीन या फिर खेती के इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। और जो रेवेन्यू फिक्स किया गया है वो भी इतना ज़्यादा है कि जो ज़मींदार हैं वो टैक्स चुकाने में सक्षम नहीं है, यानी उनके पास इतना टैक्स कलेक्ट ही नहीं होने पा रहा है कि वो जमींदार जो है वो उस टैक्स को भरने पाए सरकार के सामने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। और इसके साथ ही कोई भी अगर फेल हो जाता था रेवेन्यू देने में यानी टैक्स को चुकाने में कंपनी को, तो उसकी ज़मींदारी को छीन ली जाती थी, ज़मींदारी को हटा ली जाती थी। और इसी तरीके से बहुत सारी संख्या में जो ज़मींदारी थी उसको नीलाम कर दिया गया ऑक्शन में कंपनी द्वारा, यानी जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको किसी इलाके की ज़मींदारी दे दी जाएगी। और जब 19th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड आया
आया तो जो सिचुएशन था वो काफ़ी बदल गया और जो प्राइसेस थे मार्केट में सामान के काफ़ी राइज कर गए और जो कल्टीवेशन था वो धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा। और इसकी वजह से जो ज़मींदार थे उनके इनकम में तो इंक्रीज हुआ, लेकिन इसकी वजह से कंपनी के इनकम में किसी भी तरीके का इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ने पहले से टैक्स को फिक्स करके रखा था और कहा था कि हम टैक्स को इंक्रीज नहीं करेंगे। और जो कंपनी थी वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान होने लगी, उसको लगने लगा कि हमको टैक्स को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और इसके बाद देखिए इस कंडीशन के बाद भी यानी टैक्स जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, ज़मींदार को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। ज़मींदारी में प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद भी जो ज़मींदार थे वो किसी भी तरीके से लैंड के इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। और उसका रीज़न ये था कि बहुत सारे जो ज़मींदार थे वो अपने ज़मींदारी को लूज़ कर चुके थे जो सेटलमेंट का शुरुआती साल था उसमें ही। लेकिन इसके बाद जो दूसरे ज़मींदार अभी तक बचे हुए थे वो ये देख रहे थे कि हमारी ज़मींदारी जो है वो कभी भी जा सकती है, कभी भी हमारा जो ज़मींदारी है उसको छीन लिया जा सकता है कंपनी द्वारा। और इस वजह से उनको लगता था कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है हो सकता है बेकार हो जाए, क्योंकि इस साल अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नेक्स्ट ईयर हमें हमारी ज़मींदारी को छीन ली जाए। और इस वजह से जो ज़मींदार थे वो किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से बच रहे थे और वो चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को रेंट पर दिया जाए लोगों को खेती करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रेंट को कलेक्ट किया जाए, टैक्स को कलेक्ट किया जाए, और वो किसी भी तरीके से लैंड को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो देखिए हमने तो देख लिया कि ज़मींदार की क्या परेशानी थी, ज़मींदार को क्या प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अगर हम विलेजेस की बात करें, गांवों की बात करें, तो वहाँ पर जो कल्टीवेटर्स थे वो इस सिस्टम को काफ़ी ख़राब महसूस कर रहे थे, काफ़ी परेशान थे वो इस पूरे सिस्टम से, क्योंकि जो रेंट उन्हें चुकाना पड़ रहा था ज़मींदार को वो काफ़ी हाई था और उसका जो राइट था लैंड पर वो भी इनसिक्योर था। यानी ज़मींदार उससे ज़मीन कभी भी छीन सकता था, ज़मींदार उससे लैंड कभी भी ले सकता था। और रेंट को चुकाने के लिए उसको कई बार लोन भी लेना पड़ता था मनी लेंडर के लिए, और अगर वो इस चीज़ को चुकाने में फेल हो जाता था, रेंट को चुकाने में फेल हो जाता था या फिर मनी लेंडर के पैसे को चुकाने में फेल हो जाता था, तो उससे उसकी ज़मीन को छीन ली जाती थी और उसको बेदखल कर दिया जाता था, जहां पर वो कई दशकों से रह रहा है, कई जनरेशन से रह रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस्ड। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।